साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक दूसरे अध्याय के 2 टॉपिक पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में तीसरा, चौथा और पाँचवा ये 3 टॉपिक देखेंगे: विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक है विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इस वीडियो का यह पहला टॉपिक है। नोट्स में दिया है अक्षांश ब्रैकेट में समानांतर, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी है, बीच में 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा, और इसके समानांतर ऊपर को और समानांतर नीचे को ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसलिए इन्होंने ब्रैकेट में समानांतर शब्द दे दिया। अक्षांश की बात कर रहे हैं, अर्थात अक्षांश पूर्व पश्चिम दिशा में एक दूसरे के समानांतर खींचे जाते हैं। तो इधर मैप में पूरब होता है, इधर पश्चिम। एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपको मैप दिखाई दे तो ऊपर को हमेशा नॉर्थ होता है। इससे आप मैप समझिएगा, ये स्टैंडर्ड है। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव के मध्य, अर्थात दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत व्रत कहते हैं। विषुवत व्रत, इक्वेटोरियल सर्कल। तो जो बीच में हमारी बीचों बीच में आएगी 0 डिग्री रेखा, ऊपर टॉप में 90 डिग्री नॉर्थ, नीचे 90 डिग्री साउथ। तो ऊपर उत्तर हुआ यानी उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिण हुआ दक्षिणी ध्रुव, और इनके बीच में ही 23.5 उत्तर, इसको कहते हैं कर्क रेखा, 23.5 दक्षिण, इसको कहते हैं मकर रेखा। इन्होंने जो विषुवत व्रत बोला है ये कुछ और नहीं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के लिए ही बोला है। भूमध्य रेखा व्रत ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है और सभी अक्षांश समांतरों से बड़ी होती है। इनके कहने का मतलब हुआ कि जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इससे पृथ्वी आधी ऊपर है आधी नीचे है, और इसके अलावा हमने जितने अक्षांश बनाए हैं उनमें सबसे बड़ा अक्षांश जो है वो भूमध्य रेखा ही है। अतः इसे बृहत व्रत, ग्रेट सर्कल कहते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की लंबाई उत्तरोत्तर घटती जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा अक्षांश भूमध्य रेखा है, और जैसे जैसे ऊपर को जाएंगे तो उनका मान कम होता जाएगा। क्यों? पृथ्वी गोल है, ये भूमध्य रेखा है। अब ऊपर को देखो तो लाइन कम होती जाएगी कम होती जाएगी, बिल्कुल टॉप में ये पॉइंट बन जाएगा, रेखा नहीं बनेगी। वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 40,090 किलोमीटर। ये आपको याद होना चाहिए, अक्सर पूछा जाता है भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई का 78.7% भाग जलीय है, जबकि 21.3% भाग स्थलीय है। इनके कहने का मतलब ये हुआ कि जो लगभग 40,000 किलोमीटर लंबी भूमध्य रेखा है वो अधिकांशतः समुद्र पर ही है, 78.7%। स्थलीय भाग में सिर्फ 21.3%। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। क्यों? यहाँ वर्ष भर सूर्य लगातार चमकता रहता है, बारिश भी भरपूर होती रहती है, तो यहाँ सर्दियां ना के बराबर होती हैं। अर्थात यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज्यादा अंतर नहीं आ पाता। इन क्षेत्रों में कोई शीत ऋतु नहीं होती, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो एक शब्द आता है डोल्ड्रम, उससे पहले आप इस मैप को देखिए। भूमध्य रेखा पर स्थित देश, ये हमारी 0 डिग्री रेखा है भूमध्य रेखा, ये हुआ दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, और इधर नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा इंडोनेशिया वाला एरिया हुआ। अब यहाँ देखो कौन कौन से देश इस रेखा को काट रहे हैं, या भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजर रही है। ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। और मैं जो डोल्ड्रम की बात कह रहा था अभी, इस 0 से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे ये डोल्ड्रम हुआ, हल्का सा एरिया ये। इसमें बहुत ही ज्यादा उच्च तापमान और उच्च वर्षण होता है भूमध्य रेखा के आसपास। बाकी जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब इसको समझिएगा। अब यहाँ जो देश हैं भूमध्य रेखा को काटने वाले, पहला नंबर इक्वाडोर, कहाँ पर है? ये है इक्वाडोर। दूसरा कोलंबिया, कहाँ है? ये है कोलंबिया।
तीसरा ब्राजील। ब्राजील बहुत इंपॉर्टेंट देश है, क्यों? ब्रिक्स का मेंबर है। नंबर 4 गैबन, ये है गैबन यहाँ। नंबर 5 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये रहा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। छठा कांगो गणराज्य, ये है छठा कांगो गणराज्य। सातवां युगांडा, ये रहा युगांडा। आठवां केन्या, ये रहा केन्या। नवा सोमालिया, ये है सोमालिया। यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं, ये भी ध्यान होना चाहिए, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। 10वां मालदीव, हमारे प्यारे भारत के नीचे मालदीव। 11वां इंडोनेशिया, ये रहा इंडोनेशिया। 12वां करावत्ती, यहाँ पर है करावत्ती द्वीप समूह। 13वां है साओ टोम और प्रिंसिप, ये यहाँ दे रखा है 13वां। अब ये आपके क्रम से दिए हैं, आप किसी साफ सुथरे बड़े मैप पर इसको ध्यान से देख लीजिएगा, और इन देशों का भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर 23.5 डिग्री ऊपर गुजरती है, 23.5 नीचे। यह हुई कर्क रेखा, यह हुई मकर रेखा। ये रेखाएं किन देशों से होकर गुजरती हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। एकमात्र कॉन्टिनेंट अफ्रीका जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, और किसी कॉन्टिनेंट से नहीं गुजरती। नीचे इन्होंने दिया स्थल एवं जल पर विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। 13 देशों के नाम यहाँ दे रखे हैं, ऊपर मैंने अभी सीरियल से बता दिए थे। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अक्सर पूछ लिया जाता है ये प्रश्न। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है। यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि कर्क रेखा हमारे प्यारे भारत को बीचों बीच से होकर काटती है, तो कर्क रेखा ऊपर साइड में है, और दक्षिण अमेरिका नीचे साइड में है, इसलिए यहाँ कर्क रेखा नहीं गुजरती, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरते हैं। कोलंबो लगभग 6 डिग्री 55 मिनट 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में है। जकार्ता लगभग 6 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर। मनीला लगभग 14 डिग्री 35 मिनट और 30 सेकंड के उत्तरी अक्षांश पर, तथा सिंगापुर लगभग 1 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। तो अब आप इनमें इनके अक्षांश देखो ध्यान से। पहली चीज तो ये देखो कि भूमध्य रेखा से उत्तर में है या दक्षिण में। उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश, यानी ये उत्तर में है, ये वाला दक्षिण में है। अब जिसका संख्यात्मक मान जितना ज्यादा है वो भूमध्य रेखा से उतनी ज्यादा दूर होगा। तो सबसे कम संख्यात्मक मान सिंगापुर का है, यानी इन देशों में सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे करीब होगा। आगे प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर। ऑप्शन सी। एग्जैक्ट याद रखनी है तो 40,090 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न 2, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? पूछ ले, देखो भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया। कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। ब्राजील, सूडान, मलेशिया। वेनेजुएला, इथोपिया और इंडोनेशिया। 13 देश ध्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कम से कम मैप पे तो ध्यान रखिएगा कि भूमध्य रेखा कहाँ से कहाँ तक जा रही है, किन किन महाद्वीपों से जा रही है, और उस अवस्थिति में कौन कौन से देश हैं। ये हैं कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ऑप्शन बी। 13 देशों के नाम नीचे दे रखे हैं। अब ये क्रम से नहीं है। साओ टोमे और प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरावती, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। प्रश्न 3, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती? केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील। ये कहां से नहीं गुजरेगी? मैक्सिको से। मैक्सिको इससे दूर है। केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? किन से नहीं गुजरती? अभी हमने जो पढ़े थे गैबन था, उसमें गैबन से गुजरती है, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। हमने रवांडा नहीं पढ़ा था, यानी रवांडा से नहीं गुजरेगी। 4 ऑप्शन में है, यानी इसमें नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, बी और डी। तो हमारा सोमालिया से भी ये गुजर रही है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास, ध्यान है। ये कहाँ से नहीं गुजरेगी? रवांडा और भूमध्य रेखीय गिनी से। शब्द हालांकि भूमध्य रेखीय दे रखा है इसमें, लेकिन यहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, यानी ऑप्शन डी। प्रश्न 5, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? किससे होकर नहीं गुजर रही?
केनिया को इन्होंने कीनिया भी बोला है, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील। तो ये ब्राजील से गुजर रही थी, इंडोनेशिया से गुजर रही थी, ये तो कंफर्म है। केनिया में भी थी। कौन सा बचा एक? मैक्सिको। अब मैक्सिको भी इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन आप मैप पे खुद देख लीजिएगा ये कहाँ पर है। ठीक है? प्रश्न 6, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? भूमध्य रेखा पर अवस्थित यानी भूमध्य रेखा किस किस को काट रही है? ब्रुनेई, कोलंबिया, केनिया, वेनेजुएला। ध्यान करो, केनिया था, बिल्कुल था। और कौन सा था? ब्रुनेई नहीं है। वेनेजुएला थोड़ा सा साइड में है भूमध्य रेखा के आसपास ही लेकिन थोड़ा साइड में है। कोलंबिया है, यानी 2-3, ऑप्शन बी। प्रश्न 7, भूमध्य रेखा गुजरती है कैमरून से, कोस्टारिका से, केन्या से, वेनेजुएला से। वेनेजुएला तो थोड़ा सा साइड में है लेकिन केन्या से गुजर रही है, ऑप्शन सी। प्रश्न 8, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, तो न्यूनतम कहाँ हुआ? डोलड्रम वाले एरिया में। और डोलड्रम कहाँ के अगल बगल है? भूमध्य रेखा के, ऑप्शन ए। डिटेल नीचे दिया इन्होंने। विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है, अर्थात यहाँ लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज्यादा अंतर नहीं आ पाता। इन क्षेत्रों में कोई शुद्ध ऋतु नहीं होती। प्रश्न 9, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भूमध्य रेखा से सर्वाधिक निकट? कोलंबो, मनीला, जकार्ता और सिंगापुर। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो अभी ऊपर हमने डिटेल में देखा था, इनकी अक्षांशीय स्थिति अगर हम देखेंगे तो भूमध्य रेखा से जो ज्यादा दूर होगा उसकी अक्षांशीय स्थिति ज्यादा होगी। तो सबसे करीब कौन सा था? सिंगापुर। बाकी डिटेल नीचे दे रखा है, देखो। कोलंबो 6 डिग्री 55 मिनट 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर है, भूमध्य रेखा से उत्तर में हुआ ये। जकार्ता 6 डिग्री 12 मिनट की दूरी पर और कहाँ है? दक्षिणी अक्षांश पर, यानी भूमध्य रेखा से दक्षिण में है। मनीला उत्तर में है लेकिन 14 डिग्री 35 मिनट 30 सेकंड। सिंगापुर भी उत्तर में है लेकिन ये क्या? 1 डिग्री 21 मिनट, यानी सबसे कम यही है, सबसे नजदीक यही होगा क्योंकि ये जीरो से देख रहे हैं, भूमध्य रेखा जीरो अक्षांश है। प्रश्न 10, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तो एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका। रट लो, कितनी भी नींद में कोई पूछे उठ के तुरंत बताओ। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है, वहां कर्क रेखा नहीं है। प्रश्न 11, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है, ये कहां पर है? भूमध्य रेखा के आसपास, ऑप्शन डी। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। अब इन्होंने कहा निम्न वायुदाब, इसका मतलब क्या हुआ ये आप मुझे समझाओ। नेक्स्ट चौथा टॉपिक है कर्क रेखा, इस वीडियो का ये दूसरा टॉपिक। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तथा परिक्रमण के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 21 मार्च, रट लो इसको भाई। 3 माह बाद 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है, अर्थात इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो दोनों तिथियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर 21 मार्च मतलब 21 के आसपास, कभी कभी 21 की जगह 22 भी मिल जाता है। 21 जून की इस स्थिति को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत समर सोलास्टिस कहते हैं। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विश्व के जिन देशों से होकर गुजरती है वे इस प्रकार। अब कर्क रेखा कहाँ कहाँ गुजर रही है वो देखो। वेस्टर्न सहारा, बहामास, मॉरितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, हवाई द्वीप, माली, नाइजर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। अब इन सारे देशों की लोकेशन आप मैप पर भी समझ लीजिएगा कौन सा देश कहाँ है किस महाद्वीप में। ये चार्ट के सुदूर उत्तरी सीमा को स्पर्श करते हुए गुजरती है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, 22 दिसंबर। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए मकर रेखा पर जब 90 डिग्री सूर्य का
49 कोण होगा। ठीक इसी समय कर्क रेखा पर 90.47 अर्थात 43 डिग्री का कोण बनेगा। मकर रेखा से कर्क रेखा की दूरी 23.5 + 23.5 यानी 47 डिग्री। अब यहाँ जो ये कहना चाह रहे हैं वो समझो। ये हमारी पृथ्वी है, गोल है, ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, ये बीच में हुई हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 23.5 ऊपर हुआ, 23.5 नीचे हुआ। अब ये देखो 23.5 कहाँ से, 0 से, और 23.5 0 से, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के बीच का गैप इन्होंने बता दिया 47 डिग्री। ठीक, अब इन्होंने जो ये 43 डिग्री वाली बात कही, इसको समझो। अगर मैंने मान लिया ये पृथ्वी का केंद्र है, ठीक, केंद्र बिंदु से हमारी कुछ इस तरह से पृथ्वी रहेगी। मैंने कहा यहां से हमारी गुजर रही है कर्क रेखा, यहां से गुजर रही है मकर रेखा, और ठीक सामने ये रहा हमारा इक्वेटर। तो पृथ्वी के झुकाव के कारण कभी तो सूर्य का डायरेक्शन यहां सीधा रहेगा, कभी यहां सीधा रहेगा, और कभी यहां सीधा रहेगा। तो जो 21 जून है, 21 जून को सूर्य यहां पर रहेगा इस डायरेक्शन में सीधा, और 22 दिसंबर हमारे यहाँ सर्दियां उत्तरी गोलार्ध में, तो सूर्य इस डायरेक्शन में सीधा चमकेगा। और इसके अलावा मार्च और सितंबर की डेट ध्यान है, जिस समय हमारे यहाँ ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी होती, उस समय सूर्य इस डायरेक्शन में होता है। और ये सब होता क्यों है, 23.5 डिग्री झुकाव के कारण। ये सबसे मेन चीज़ है, इस वजह से ही हमारे यहाँ ऋतुओं का परिवर्तन होता है, सर्दी गर्मी बरसात का। अब आप इन एंगलों को देख लो, ये एंगल 23.5 बन रहा है, ये एंगल 23.5 बन रहा है। जब हमारा सूर्य यहाँ चमक रहा है तो ये रेखा सीधी है, यानी यहाँ पर 0 डिग्री एंगल। लेकिन अगर हम यहाँ से एक स्पर्श रेखा बनाएं तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो आप अब ये समझो 0 क्या है और 90 क्या है। ऐसे ही जब यहाँ सूर्य इक्वेटर पे आ गया तो ये इसकी सीध में, यानी यहाँ 0 एंगल, लेकिन जब स्पर्श रेखा से देखोगे तो ये 90 का। सेम कर्क रेखा पे जब यहाँ चमक रहा है तो ये 0 डिग्री एंगल, लेकिन स्पर्श रेखा बनाओगे तो यहाँ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि सूर्य हमारा मकर रेखा पर, यानी इस डायरेक्शन में है, मकर रेखा वाली में, तो यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है स्पर्श रेखा से। जब ये 90 बनेगा तो यहाँ कितना बनेगा, ये चीज, ये 47 है, ये मुझे 90 दिखा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश। ये रट लो, अगर आप गणित के विद्यार्थी हो, गणित पढ़ा है, ध्यान है, तो आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। नहीं तो आप अब ध्यान कर लो इस चीज को कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होगा। यहाँ ऑलरेडी 90 बना दिया हमने, ये 47 बना दिया, तो ये कितना बचा, 90, 180 में से कम कर लो, 90 बचा, 90 में से ये 47 कम कर लो तो ये कितना बचा, 43। उसी 43 की ये बात कर रहे हैं। भाई मैं जितनी अच्छी तरह से समझा सका था मैंने कोशिश कर ली, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, बाकी आप इस चीज को समझ लीजिएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का 49 होता है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर 49 क्या होगा, जब मकर संक्रांति है तो सूर्य मकर रेखा वाली लाइन में सीधा चमकेगा ना। यहाँ से मैंने ये बनाई थी कर्क वाली, ये बनाई थी मकर वाली, यहाँ पर मेरी कर्क रेखा है, यहाँ मेरी मकर रेखा है, सूर्य मेरा इस डायरेक्शन में चमक रहा है, यहाँ 90 आ गया, ये 47 आ गया, तो ये कितना बचा, 180 में से 90 और 47 कम कर लो, तो ये लौट के कितना आया, 43। भाई 47 मत मार देना, यही कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ से ट्रायंगल बना लो ना। अब देखो नीचे डिटेल में दिया है, मकर संक्रांति 22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है, इसलिए मकर रेखा पर 90 डिग्री सूर्य का 49 कोण होगा। अब ये 49 कोण 90, 0 कब बोलेंगे, 90 कब बोलेंगे, क्योंकि सूर्य तो हमारा ये इस डायरेक्शन में है, तो जो प्रकाश आ रहा है वो सीधा सरफेस पे आ रहा है, और सरफेस को हम फ्लैट मानेंगे। अब सीधा आ रहा है, जैसे मैंने यह माना ये मेरी फ्लैट सरफेस है, ऊपर से ये सीधा आ रहा है, ये 90 अंश का कोण नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी खोपड़ी पे प्रकाश गिर रहा है, तो मैं ये कहूंगा सीधा आ रहा है, यानी 0 डिग्री पर आ रहा है। ठीक है, अब मेरे सर पे तो 0 डिग्री पर प्रकाश आ रहा है, सीधा आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस सरफेस की बात करूंगा तो ये 0 डिग्री नहीं, फिर 90 डिग्री हो गया। ठीक इसी समय कर्क रेखा पर 90 - 47, अभी 47 क्यों लिया, अब बताओ, बराबर 43 का कोण बनेगा।
प्रश्न दूसरा, कर्क रेखा नहीं गुजरती है मिस्र में, भारत में, ईरान में या म्यांमार में? तो भाई ये ईरान से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा हमारे प्यारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है लगभग, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा विश्व के जिन देशों क्षेत्रों से होकर गुजरती है वे इस प्रकार है। हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में है, मैक्सिको, बहामास, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान, यहाँ से गुजर रही है भाई ये। और ये चार्ट के सुदूर उत्तरी सीमा को स्पर्श करते हुए गुजरती है। स्पष्ट है ईरान से होकर नहीं गुजर रही है। नेक्स्ट टॉपिक, मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा अर्थात 23.5 दक्षिणी पर लंबवत 22 दिसंबर को, अब 22 दिसंबर याद रखिएगा। अब लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि सूर्य और पृथ्वी की गतियों के अनुसार ये 22 और 21 दोनों दिन आ जाते हैं। तो कहीं अगर प्रश्न में 22 ना मिले 21 मिले तो 21 आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर 22 दिसंबर दिया है तो 22 ही करेक्ट माना जाएगा। सपोज करो प्रश्न में उन्होंने दे दिया 20, 21, 22, 23, अब बताओ कौन सा दिन, तो 22 दिया है ना, 22 होगा। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा निम्न वायुदाब अर्थात ग्रीष्म ऋतु होती है। इस संबंध में एक प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस किस ऋतु में मनाई जाती है, सर्दियों में या गर्मियों में? अब क्रिसमस हमारे यहाँ मनाते हैं सर्दियों में, दिसंबर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उस समय गर्मियाँ होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है, वहाँ गर्मी का मौसम है, हमारे यहाँ सर्दी है, तो दिसंबर में वहाँ गर्मी होती है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा उच्च वायुदाब अर्थात शीत ऋतु होती है। क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, क्योंकि कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इस दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में भी उच्च वायुदाब विकसित होता है। हमारे यहाँ सर्दियां हैं तो उच्च वायुदाब है, गर्मियां होंगी तो निम्न वायुदाब हो जाएगा। अब इन देशों को भाई याद रख लो, मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। ये ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया, इतनी जगहों से होकर गुजरती है। इन देशों की आप मैप पर भी लोकेशन समझ लीजिएगा। एक बार मैं मैप पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यह है 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, इक्वेटर। अब देखो कहाँ कहाँ से गुजर रही है। ये दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है और ये इंडोनेशिया वाला एरिया है। अब कौन कौन सा देश है ध्यान करो। ऊपर देखो एक डॉटेड लाइन दिख रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है 23.5 नॉर्थ, कर्क रेखा। अब इसको आप ध्यान से देखो कहाँ कहाँ है। उत्तरी अमेरिका वाले एरिया में है, अफ्रीका में है, फिर ये अरेबियन कंट्रीज में है, भारत है, बांग्लादेश भी है, इधर ये पूरब के थोड़े देश हो गए। अब कौन कौन सा देश कहाँ कहाँ है आप ध्यान रखो। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा 23.5 दक्षिणी, डॉटेड लाइन ये दिख रही है। अब ये कहाँ कहाँ काट रही है देखो, दक्षिण अमेरिका के देश हो गए, अफ्रीका के देश हो गए, मेडागास्कर को भी काट रही है और ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो गई। अब कौन सा देश कहाँ कहाँ है ये ध्यान रखो। अब एक प्रश्न ये आता है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप को काट रहे हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा एकमात्र दक्षिण अमेरिका को काट रहे हैं। उसके अलावा किसी भी महाद्वीप में एक से ज्यादा रेखा नहीं है। भाई उत्तरी अमेरिका में सिर्फ कर्क रेखा है, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ मकर रेखा है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है, सत्य बताना है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन नहीं, गलत बोला इन्होंने। मौसम परिवर्तन होता है झुकाव के कारण। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन रात नहीं, गलत। यह होता है घूर्णन के कारण, यानी ये उल्टे दे रखे हैं दोनों, यानी दोनों असत्य हैं, ऑप्शन सी। पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूर्णन के कारण धरती पर रात व दिन घटित होते हैं, जबकि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा लगाने तथा अपने अक्ष पर 23.5 झुकाव के कारण धरती पर मौसम परिवर्तन होता है। दूसरा प्रश्न है, मकर रेखा नहीं गुजरती बोलीविया से, पराग्वे से, अर्जेंटीना से, ब्राजील से। तो ये नीचे वाली हुई मकर रेखा ये बोलीविया से नहीं गुजरती है। और यहाँ से जो गुजरने वाले देश हैं ये दे रखे हैं, आप पढ़ लो, मैं आगे बढ़ता हूँ।
प्रश्न 3, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया से होकर तो गुजर रही थी, है ध्यान। ब्राजील से भी गुजरेगी, नामीबिया से और चिली से भी। ऑप्शन डी, चारों सही है, चारों से गुजर रही है। प्रश्न 4, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत, मकर रेखा पर लंबवत कब होगी? दिसंबर में। कौन सा? 22 दिसंबर। उस समय हमारे यहाँ क्या होगी? सर्दी। सर्दी का मतलब हमारे यहाँ वायुदाब कैसा होगा? उच्च या निम्न? सर्दियां मतलब उच्च वायुदाब, गर्मियां मतलब निम्न वायुदाब। तो उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होगा। ऑप्शन ए, ये ठीक है। सूर्य की किरणें मकर रेखा अर्थात 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर लंबवत 21-22 दिसंबर को चमकती है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा निम्न वायुदाब अर्थात ग्रीष्म ऋतु होती है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा उच्च वायुदाब अर्थात शीत ऋतु होती है। क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, क्योंकि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में भी उच्च वायुदाब विकसित होता है। इसी के साथ हमारे ये टॉपिक यहाँ संपन्न होते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।